हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर पर चोरी का आरोप कितना रुपया का लगा था। तो 11 रुपया का लगा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है। तो जो ये आंकड़ा दिया है इसको सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा और जो संख्या बीच में आएगा वही इसका माध्यिका कहलाएगा। तो जो ये आंकड़ा दिया है इसको सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर उससे जो बड़ा होता है उसको लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है। तो 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 से बड़ा क्या है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से बड़ा क्या है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ा क्या है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा क्या है 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ा क्या है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ा कौन है यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है तो 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए। बीच में कौन सी संख्या है। तो 5 है तो 5 इसका माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7
सात नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो वीरेश्वर का स्वभाव दानशील और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो ये मिथिला के मंत्री थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, तो ये कंबोडिया में है, तो इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन थीटा का महत्तम मान यानी सबसे अधिक मान कितने डिग्री पर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो 1 है। तो साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 tan a स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए tan a बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो बोल रहा है कि 1 - 2 tan a स्क्वायर a का मान आपसे ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए tan a का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो इस tan a के जगह पे आपको कितना रख देना है, 1/2 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस है तो -2 है तो 2। tan a के जगह पे कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस है तो -2 है तो 2 गुणा है तो गुणा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 1/2 हो गया। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बट्टा के घटाव हो गया। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। तो 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 से 2 कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और बट्टा के नीचे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कर्ण था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो जीन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि 10 और 15 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 10 और 15 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10 और 15 का हम लसा निकाल देते हैं, तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो यहाँ पे देखिए लसा कितना निकल गया, यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 तिया कितना निकल गया, यहाँ पे 30 निकल गया। अब यहाँ पे आपको मसा निकालना है, तो 10 और यहाँ पे 15 का आपको मसा निकालना है, तो 10 एकम 10 और यहाँ पे देखिए 5 और ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए 10 आएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मौसा कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया। तो प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि लसा और मौसा का अनुपात, तो ये लसा है और ये मौसा है, इसका अब अनुपात आपको निकालना है। तो अगर ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लसा और मौसा का अनुपात कितना निकल जाएगा, 6:1 निकलेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि एक समानांतर आलेख का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक समानांतर आलेख का कितना हल होता है, तो एक समानांतर आलेख का कोई भी हल नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि 100x बराबर 50 हो तो 10 - x बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 100x बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 - x किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको x का मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 100 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 50/100, और ये कितना बार में कटेगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी यहाँ पे देखिए x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया, तो यहाँ पे x के जगह पे 1/2 रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा का घटाव हो गया, 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो 2 में 10 से गुणा होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो ये 1 ही रहेगा। 20 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 19/2 बचेगा। हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36
36 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बनता है, तो इंद्र का वज्र बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि x² + 2x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + 4 बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 4 अल्फा + 4 बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोनों में देख सकते हैं 4 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बीटा बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला बन गया अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान कहलाता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो b का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और c का मान कितना है, 1 है। बस इसमें आपको रख देना है, 4 है तो 4, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, और यहाँ पे देखिए -2/1 का अर्थ क्या हुआ, -2 हुआ। तो अब देखिए 4 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप गुणा करा लीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पछताना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46
46 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का गठन किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो खोखा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 10, 3 और 4, 1 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 10,3 दिया है और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,1 दिया है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहला वाला निर्देशांक होता है, इसमें का जो पहला मान होता है ये x1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला मान होता है ये y1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला निर्देशांक होता है इसमें का जो पहला वाला मान होता है ये x2 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला मान होता है ये y2 का मान होता है। बस इसमें आपको रख देना है। x1 का मान 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और y2 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे जोड़ लेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 7,2 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ स्थित है। तो पटना गंगा के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 1 है तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x + 2y = 9 दिया है और इसमें x = 1 दिया है, तो बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान 1 है तो यहाँ पे x के जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस 2y है तो 2y बराबर के उधर 9 है तो 9। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, तो प्लस 1 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा, तो इधर 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 1 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, तो 2 इसमें गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा, y का मान कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर।
54 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल दीजिए। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और कितना बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। और 2 से 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और 5 से 25 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो 2 कितना बार है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि नदियों को बचाना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों को बचाना है, तो नदियों को नाला होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया, तो मौर्य वंश का स्थापना किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² - 9 बराबर 0 हो तो शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए x² - 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पे आपको शून्य निकालना है, यानी आपको x का मान निकालना है। तो 9 इधर घटा रहा है, तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। आपको x का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, √ यहाँ पे 9 हो जाएगा। और जो रूट होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो x का यहाँ पे 2 मान निकलेगा, एक प्लस में 3 निकलेगा और एक यहाँ पे माइनस में 3 निकलेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। यहाँ पे आपको परिसर निकालना है, तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो सबसे बड़ी सी संख्या कौन है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो यहाँ पे घटा लेंगे। 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि देवी का जागरण कहाँ हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि देवी का जागरण कहाँ हुआ,
तो गरीब बस्तियों में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो लवण एवं जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा यानी कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि एपी 10 12 14 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 10d होता है। यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो AP का पहला पद कितना है, 10 है, तो a का मान यहाँ पे 10 निकल गया। और d क्या होता है, तो ये सार्वंतर होता है। और d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस इसमें से पहला पद को घटाना पड़ता है, तो पहला पद 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे आपको रख देना है a का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, और d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था,
तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि 6 पाई बटा 5 पाई एक संख्या है, तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा और 6 बटा 5 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई। यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आग आलसशाला में लगाई गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुआ है, तो आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था, तो 1 कोस की दूरी पर स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। यहाँ पे आपको बताना है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि कौन पथिक को मारकर खा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पथिक को मारकर खा गया, तो बाघ ने पथिक को मारकर खा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि चीनी का उत्पादन का कच्चा माल क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज के तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज के तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है फ्यूज तार का, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर।
94 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि रक्त है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट दे चुके हैं। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी अब बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।